हाय ओशन, हाय। स्लाइड विजिबल है? आवाज मेरी आ रही है? कंफर्म कर दो एक बार। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। मैंने आप लोगों से कुछ भेजने को बोला था, यू डिडंट सेंड। मैंने आप सब लोगों को कुछ ओशन आस्क्ड समथिंग टू सेंड टू द ग्रुप, ताकि मैं उसी हिसाब से लेक्चर पढ़ा हुआ है। आप में से किसी ने भी नहीं भेजा? अच्छा, ठीक है, उसे भेज दो अभी। ओके। जो क्वेश्चन आवर में 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उसका कितना मटेरियल है आपके पास, क्या सोर्स है आपके पास, वो मेरे को भेज दो। तभी मेरे को पता चलेगा हाउ मच आई हैव टू डिक्टेट। ठीक है ना? जस्ट थोड़ा सा टाइम वेट कर लेते हैं, सब आ जाए तो मैं स्टार्ट कर देते। अच्छा, ठीक है। यू सेंटेड एक आप भेज दीजिए ग्रुप पे। ठीक है, ये आप करो जितना आपने भेजा, इतना ही है नोट्स जितना आपने भेजा है आपका। वो थैंक्स वैंक्स का जो मोशन ऑफ थैंक्स का, सॉरी, जो क्वेश्चन आर का आपने नोट भेजा भी मुझे, इतना ही आपके पास? अच्छा, ये कहाँ का है, कहाँ से लिया आपने नोट्स, वे यू गॉट इट फ्रॉम? अच्छा, ठीक है। हाँ सर, किचन कैबिनेट का सैलरी, यापुर, किचन कैबिनेट्स का सैलरी। देखो, किचन कैबिनेट जो होता है ना, कोई, देखो, अगर कैबिनेट मिनिस्टर है या मिनिस्टर मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट की सैलरी होगी उसकी। इनकी कोई स्पेशल सैलरी तो होती नहीं। अब एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल है, तो सेक्रेटरी लेवल की सैलरी लेते हैं। ठीक है ना? तो इनकी सैलरी डिपेंड करती है पोस्ट टू पोस्ट, सेम नहीं है। ओके, आप सेम नहीं होती, तो सैलरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे भी नहीं। ये लिख के ले लो मेरे से। लेकिन अगर आप देखेंगे किचन कैबिनेट में कौन होगा, हो सकता है कोई मिनिस्टर हो, तो उसको मिनिस्टर की सैलरी मिलेगी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सैलरी मिलेगी। समझना मेरी बात, ठीक है ना? कोई मिनिस्टर है तो उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सैलरी मिलेगी। उसके बाद कोई आपका सेक्रेटरी वगैरह है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वगैरह, उनको सेक्रेटरी लेवल की सैलरी मिलती है। इट इज नॉट सेम। ओके, कोई फिक्स नहीं है। इट डिपेंड्स वो इनिशियली किस पोस्ट पे। ठीक है ना? ऐसा कुछ है नहीं। चलो अब आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, स्टार्ट ना। सर का देख रहा था कोई, तो मैंने कोई बात है, आज आज की क्लास देख लें आप लोग, मुझे समझ आ गया। ओके,
क्लियर एंड प्लीज बी अपडेटेड इन द ग्रुप। बाकी सब भी जो पूछा जाता है ग्रुप में ना, इट इज नॉट फॉर कि कोई बंदा, आई एम नॉट सेंडिंग यू सम व्हाट्सएप क्रैप। ओके, मैं कोई ऐसे ही नहीं आपको फॉरवर्ड कर रहा। देयर इज अ मैसेज टू रिप्लाई व्हेन यू सी इट। ओके, ग्रुप के साथ थोड़ा एक्टिवेटेड रहिए, आपके फायदे की बात होती है। अब आ जाइए यहाँ पे। मैं कोई गुड मॉर्निंग, फूलों वाला गुड इवनिंग तो नहीं भेज रहा, मैं आपसे काम की बात मांग रहा हूँ। आ जाइए यहाँ पर। अब हमने स्टार्ट करना है पार्लियामेंट। फर्स्ट विल बिगिन विद व्हाट इज पीएमओ ऑफिस। किसी ने पूछा था फोन पे, सर ये पीएमओ ऑफिस क्या है? पीएमओ ऑफिस में प्राइम मिनिस्टर प्लस कैबिनेट प्लस सेक्रेटरीज, इन सबको मिला के कहते हैं पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। ओके, प्राइम मिनिस्टर प्लस कैबिनेट प्लस सेक्रेटरीज, इनको कहते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। ठीक है ना, ये यहीं पे लिख लो। आते हैं आर्टिकल 79 की ओर। क्या कहता है आर्टिकल 79? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट, composition of the parliament. Okay, there shall be a parliament for the union. There shall, mandatory, which shall consist of, mandatory, which shall consist of, कौन? President and two houses known respectively as Council of States, यानी राज्यसभा, and House of People, that is Lok Sabha. अब मेरे को एक बात बता दो, प्रेसिडेंट कौन सा पार्ट है पार्लियामेंट का? ये सब मिला के क्या बनते हैं? पार्लियामेंट। ओके, तो मैंने आपको बताया था प्रेसिडेंट इज द फंक्शनिंग पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। कौन सा पार्ट है? फंक्शनिंग पार्ट। अब आप लोग बताएं, इज प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? इज प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? नो, इट्स नॉट। ठीक है ना, नहीं होते, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होते। 35 LOC qualified to be the member of Lok Sabha, 35 ROC qualified to be the member of Rajya Sabha. तो सर फंक्शनिंग पार्ट का मतलब क्या है? आप प्रेसिडेंट को फंक्शनिंग पार्ट क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं बेटा कि इन दोनों हाउसेज में जो भी बिल पास होगा, इट कैन नॉट बिकम लॉ अनलेस साइंड बाय द प्रेसिडेंट। जब तक प्रेसिडेंट उस पर साइन ना कर दे तब तक। इसलिए प्रेसिडेंट को बोला जाता है फंक्शनिंग पार्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है सर, आगे बढ़े। इंडिया ने कौन सा टाइप ऑफ पार्लियामेंट अडॉप्ट किया है? वी अडॉप्टेड द वेस्टमिनिस्टर मॉडल। विच मॉडल? वेस्टमिनिस्टर मॉडल, दैट मीन्स द ब्रिटिश पार्लियामेंट। सर ये क्यों हमने अडॉप्ट किया? क्योंकि वी वर फेमिलराइज्ड विद इट, हमें इसके बारे में सिस्टम पता था। ओके, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या होता है सर? ब्रिटिश पार्लियामेंट में ना दो हाउसेस होते हैं। कौन कौन सर? अपर हाउस होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और नीचे वाला होता है हाउस ऑफ कॉमन्स। सर इसका मतलब क्या है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ना जो सर, नाइट, नोबेल्स जितने भी होते हैं ना, सर, नाइट्स, लॉर्ड्स, अर्ल्स, ये सब इसमें होते थे पहले, इनको इसमें जगह दी जाती है, इस चीज को बोलते थे हाउस ऑफ लॉर्ड्स। और जो कॉमन पीपल है वो यहाँ पर होते थे, इसलिए इसको कहा जाता था हाउस ऑफ कॉमन। तो हमें ये सिस्टम अच्छी तरह पता था। ओके, ब्रिटिश पार्लियामेंट के दो इंटीग्रल कंपोनेंट होते हैं, याद रखेंगे मेरी बात। वेस्टमिनिस्टर मॉडल के दो इंटीग्रल कंपोनेंट होते हैं, कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता रहता है। सर क्या क्या दो इंटीग्रल कंपोनेंट होते हैं? पहला बाय कैमरलिज्म। पहला कंपोनेंट क्या है? बाय कैमरलिज्म। ठीक है सर। सर दूसरा कंपोनेंट क्या है? दूसरा कंपोनेंट है कैबिनेट इज द न्यूक्लियस ऑफ पावर। याद रखते जाओ, मेरे साथ लिखते जाओ। कैबिनेट इज द न्यूक्लियस of bar. What do you mean by the bicameralism? Bicameralism means two chambers. Cameralism means
chambers. Okay, by means two, यानी दो चैम्बर, like we have here हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स। तो यहाँ पर भी दो होते हैं, कौन कौन से? अपर हाउस राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, हाउस ऑफ पीपल किसको कहते हैं? लोकसभा। यानी ये अपर है हमारा, ये लोअर। ओके, दिस इज व्हाट वी कॉल एज द वेस्टमिंस्टर मॉडल दैट वी अडॉप्टेड। ओके सर, अब आप कह रहे हैं कि इंडिया अडॉप्टेड, यस, अब आप कह रहे हैं सर कि इंडिया अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री मॉडल। यस, वी अडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम, सर ये पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने अडॉप्ट किया, इसमें होता क्या है? व्हाट आर द प्रोसेसेस जो हम पार्लियामेंट्री सिस्टम में करते हैं? हम क्या करते हैं ना, हम पहले बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं। हम इंट्रोड्यूस करते हैं एक मोशन, इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन। पहला प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है? जब हम मोशन को इंट्रोड्यूस करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन। सर फिर हम क्या करते हैं? फिर हम डिबेट करते हैं। उसके ऊपर क्या होती है? डिबेट होती है। और फिर क्या होती है? फिर वोटिंग होती है। फिर वोटिंग के बाद फैसला आता है। ठीक है सर, ये सब अगर आप देखेंगे ना, इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है, स्पीड बहुत ज्यादा कम होती है, काम करने की स्पीड बहुत ही ज्यादा कम है। वाई? बिकॉज इन पार्लियामेंट्री सिस्टम हम कहते हैं कि वी इज बेटर देन आई, यानी हम किसकी ओर ध्यान देते हैं? कलेक्टिव विजडम की ओर। वी बिलीव दैट वी इज बेटर देन आई, दैट मीन्स हम लोग किसकी ओर ज्यादा जोर देते हैं? कलेक्टिव विजडम। अब आप डोनाल्ड ट्रंप साहब को देख लो, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी देख लो, ट्रंप साहब को देख लो। ओके, ट्रंप साहब के पास क्या है? ट्रंप साहब, हियर द एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव। यहां पर क्या है? एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव। ट्रंप साहब ना कोई लेन देन नहीं है सिस्टम से, सीधे साइन कर दो। दीवार चढ़ानी है, मक्सी पे चढ़ानी है, तो स्पीड क्या है यहाँ पे? बहुत हाई। ओके, क्लियर होगी ये बात? इसीलिए अगर आप देखेंगे, जब हमारे फाउंडिंग फादर से पूछा गया कि सर डेयर अंबेडकर, अब नए नए आजाद हुए, हम ये वाला तरीका अपनाते हैं ना, स्पीड जल्दी होगी, फैसले जल्दी होंगे, काम जल्दी होंगे, ये वाले भी गुजारे, टाइम तो इतना लगता है पार्लियामेंट। तो बोला गया कि डेयर नवदीप यहां आ जाओ। इंडिया जब आजाद हुआ है ना, तो इंडिया एक अनस्टेबल यूनियन है। क्या है इंडिया? इंडिया एक अनस्टेबल यूनियन है। अनस्टेबल यूनियन, हाँ जी, अनस्टेबल यूनियन। अभी तो हमें कंट्री बनना है, अभी तो हमने काफी एरियाज को अपने साथ जोड़ना है। वी आर एन अनस्टेबल यूनियन। हमने कहा ठीक है सर। तो ये जब हम अनस्टेबल यूनियन है, इतने सारे इश्यूज चल रहे हैं, वन पर्सन कांट हैंडल इट, वन पर्सन कांट हैंडल इट। एक बंदा सब कुछ क्या क्या करेगा? अम्बेडकर जी ने कहा, हमने कहा ठीक है सर, हमें इन इश्यूज को करने के लिए, क्योंकि हम अनस्टेबल यूनियन है, एक पर्सन सब कुछ नहीं कर सकता, हर बंदे की बात सुनी जानी चाहिए। वी नीड वाइड रिप्रेजेंटेशन। हमें क्या चाहिए? वी नीड वाइड रिप्रेजेंटेशन, ताकि सबको लगे कि उनकी बात सुनी जा रही। हमने कहा ठीक है सर, और उन्होंने कहा वी इज बेटर देन आई। तो इसलिए हमने कौन सा तरीका अपनाया? पार्लियामेंट्री सिस्टम। दूसरी वजह यह थी कि हम ऑलरेडी इससे क्या थे? फेमिलियर। हमें पहले से ही इस सिस्टम के बारे में पता था। वी वर ऑलरेडी फेमिलियर विद इट। ठीक है सर, तो इसलिए हमने क्या अपनाया तरीका? पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब फिर से मैंने अम्बेडकर से कहा कि सर इससे तो हम स्लो हो जाएंगे, बाकी सब तो ठीक है, कलेक्टिव विजडम ठीक है, फेमिलियरिटी ठीक है, लेकिन इसका भी तो कुछ करे ना, स्पीड तो लो है बहुत ज्यादा ही। तो अम्बेडकर ने बोला कोई बात नहीं, हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग एक मिडल पार्ट ढूंढ लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एक मिडल पार्ट ढूंढ लेते हैं, इसी के अंदर अंदर एक मिडल पार्ट ढूंढ लेते हैं। हमने क्या, वो क्या, उन्होंने कहा कि हम इसी पार्लियामेंट्री सिस्टम, हम बोलेंगे कि हम पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, चलेंगे भी इसी के हिसाब से,
लेकिन जब भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने की बात होगी वो प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी कैबिनेट के साथ खुद ही ले लेंगे। समझना मेरी बात। ऐसे तो एग्जीक्यूटिव विल ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव, लेकिन जब भी नवदीप इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने की बात आएगी तो हम क्या करेंगे, हम प्राइम मिनिस्टर प्लस कैबिनेट वो ले सकती है, उन्हें पार्लियामेंट आने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बालाकोट स्ट्राइक, डिमोनेटाइजेशन। और यहां से एवोल्यूशन होता है व्हाट वी कॉल एज द प्राइम मिनिस्टेरियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टेरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो अगर कोई आपको बोलता है कि इज प्राइम मिनिस्टर इज पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इक्वल टू प्राइम मिनिस्टेरियल गवर्नमेंट, तो आप बोल देना नहीं, बट विद सम प्रोसेस, ड्यू प्रोसेस के बाद जो जो पार्लियामेंटेरियन टाइप ऑफ गवर्नमेंट है ये क्या बनती है, ये बनती है प्राइम मिनिस्टीरियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट। आहिस्ता आहिस्ता बनती है, एकदम से नहीं बनती। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे आर्टिकल 80। ठीक है सर, आर्टिकल 80 बात करता है राज्यसभा की, कंपोजिशन ऑफ द राज्यसभा। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है ना। तो ये किसकी बात करता है, कंपोजिशन ऑफ द राज्यसभा, आर्टिकल 80। राज्यसभा को और किस नाम से आप लोग जानते हैं, राज्यसभा को आप जानते हैं नाम से जिसे हम कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स। किस नाम से जानते हैं आप इसे, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। राज्यसभा रखा क्यों गया था यार, राज्यसभा रखने का मकसद क्या था, मकसद ये था कि स्टेट्स को अपनी बात कहने का मौका मिले, यानी काउंसिल ऑफ स्टेट इज द वॉइस ऑफ स्टेट्स। और यहीं से मैंने आपको इशू खड़ा किया था, अगर आपको याद होगा, कि चेयरमैन इज नॉट द मेंबर ऑफ राज्यसभा, लेकिन वो चेयरमैन। ओके, मैंने इस पे आपको एक क्वेश्चन करवाया था, लुक एट दैट क्लास। ओके, तो सर इसका मतलब क्या है, वॉइस ऑफ स्टेट्स आपने कहा क्या, यहां पर अपने स्टेट्स, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट करके अपने ही बंदे राज्यसभा में भेजते हैं ताकि वो स्टेट्स की बात कर सकें। यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स और राज्यसभा मेक स्टेट्स the part of legislative system, make state the part of legislative system। ऐसे ही आपका लोकसभा जो है, इट मेक्स पीपल द पार्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव सिस्टम। ओके, ताकि स्टेट्स यूनियन बिल्कुल इनको खा ना जाए। मैंने आपको कहा था ना, यूनियन बहुत पावरफुल होता है, इसीलिए क्या बनाया गया, राज्यसभा बनाया गया, ताकि स्टेट की अपनी बात रख सके। ओके, सो राज्यसभा इनडायरेक्टली क्या करता है, इट कीप्स चेक एंड बैलेंसेस ऑन लोकसभा, कीप्स चेक एंड बैलेंसेस ऑन लोकसभा। इसीलिए क्योंकि यहां बंदे इनडायरेक्टली चुन के आते हैं बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और लोकसभा में डायरेक्टली चुन के आते हैं, तो लोकसभा को हम कहते हैं फर्स्ट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, और राज्यसभा को हम क्या कहते हैं, सेकेंड हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। मैं अपर हाउस लोअर हाउस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फर्स्ट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, सेकेंड हाउस ऑफ द पार्लियामेंट की बात कर रहा हूं। तो हम सेकेंड हाउस ऑफ द पार्लियामेंट किसे कहते हैं, सेकेंड हाउस ऑफ द पार्लियामेंट हम लोग राज्यसभा। और राज्यसभा के मेंबर्स आर चोजन इनडायरेक्टली बाय प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। कौन करता है वो वोटिंग, हम लोग करते हैं, नहीं सर हम तो करते हैं, बाय द मेंबर्स ऑफ ऑल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज प्लस 2 यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुदुचेरी। ये लोग करते हैं सर, ये लोग भाई, दिल्ली एंड पुदुचेरी। अच्छा,
अब किस स्टेट में कितने मेंबर राज्यसभा में आएंगे, ये कौन डिसाइड करेगा? ये फोर्थ शेड्यूल डिसाइड करेगा। ये फोर्थ शेड्यूल में लिखा हुआ है। फोर्थ शेड्यूल आप खोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के एंड में, वहां पर स्टेट वाइज नंबर ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। स्टेट वाइज ओके नंबर मिलेगा आपको कि किस स्टेट से कितने मेंबर्स आएंगे। ठीक है सर, यहां तक ठीक होगा। आई होप ओके। इज इट क्लियर है? क्लियर है यहां तक? इज इट क्लियर टिल हियर? जितना करवाया गया क्लियर है सब? ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट ओके। 1 मिनट दे दीजिए मुझे। आई विल गेट सम वाटर फॉर मी ओके, जस्ट 1 मिनट। या कैन यू हियर मी? सुन पा रहे हैं आप मुझे? सुन पा रहे हैं आप मुझे? ऑल ऑफ यू कैन यू हियर मी? ठीक है, अब यहां पर देखो। अब जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा सबके सब रिप्लाई करना है क्वेश्चन के साथ, आंसर के साथ। आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू रिप्लाई ओके, क्योंकि मैं ऐसे ज्यादा तो बोलता नहीं ना कुछ लिखने को। क्लियर? जस्ट टेल मी, जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पे, व्हाट इज द टर्म ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा की टर्म कितनी होती है? शाबाश, बताओ मेरे। व्हाट इज द टर्म ऑफ राज्यसभा? 6 years। गुड गुड। बाकी 6 years। ठीक, गुड। किसी को 5 तो नहीं लग रहा? एनीवन? किसी का डिफरेंट आंसर तो नहीं है 5 वगैरह? 6 गुड। यस इकरा, वाई लिख रहे हैं हम, यस लिख रहे हैं। आपको डिफरेंट लग रहा है? व्हाट इज द टर्म इकरा एंड बांकेट? व्हाट इज द टर्म? यस 5। हाँ जी, ठीक है। यस इकरा। यस। सर हाँ हेलो। हाँ जी बताए। हाँ जी बताए। सर टेन्योर तो मतलब सर राज्यसभा तो कभी डिसॉल्व ही नहीं होती, इसके मेंबर तो एवरी 2 year के बाद चेंज होते रहते हैं ना सर? हाँ, एवरी 2 year। बिकॉज इट इज अ परमानेंट हाउस सर। तो कितना है टर्म, कितना लिखना है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं कह रहा हूँ टर्म कितना लिखना है? कितना टर्म लिखना है? व्हाट इज द टर्म इकरा? इकरा टर्म कितना लिखना है? 2 years लिखूं मैं 6 years? शाबाश, इधर देखिए आप। 2 years, यस यस, गुड वन गुड वन गुड वन। संदीप साहब, क्या बात है, आप बताइए कितना है? हाउ मच इज इट? कितना है टर्म ऑफ द हाउस? 6 years ओके, गुड गुड गाइस गुड ओके। तो आपसे पूछा गया व्हाट इज द टर्म ऑफ द राज्यसभा? बेटा बाहर ना निकला करो, अगर कहीं गलती से किसी के हाथ चढ़ गए ना, ले जाएगा उठा के। बाहर ना निकला करो, ठीक है ना? अंदर रहो, ढके हुए रहो। ओ भाई, टर्म ऑफ द राज्यसभा इज इनडेफिनेट, इट इज ए परमानेंट हाउस। जैसा उसने कहा, फिर खुद को कंफ्यूज करके 2 years कह दिए। इट इज ए indefinite हाउस, indefinite term, it never gets dissolved. टर्म ऑफ राज्यसभा
It is an indefinite term. It never gets dissolved. परमानेंट हाउस है टर्म ऑफ राज्यसभा, कुछ नहीं होती. इट इज अ परमानेंट हाउस. इट नेवर गेट्स डिसॉल्व. परमानेंट हाउस. अब मेरे को बताओ, टर्म ऑफ राज्यसभा मेंबर. अब बताओ मेरे को, राज्यसभा के मेंबर के टर्म कितनी? ऊपर मैंने टर्म ऑफ राज्यसभा बोला था, नीचे में पूछो टर्म ऑफ राज्यसभा मेंबर. अब बताओ, व्हाट इज द टर्म ऑफ राज्यसभा मेंबर? कितनी है? बाकी बंदे भी बोलो. 6, 2. Sandeep Talk, how much it is? Who's left? Ave, how much it is? Ave Sharma कितना है? Banket, how much it is? No idea. अरे क्वेश्चन तो समझ आ रहे ना आप लोगों को. ऊपर मैंने टर्म ऑफ राज्यसभा पूछा था. राज्यसभा की टर्म कितनी थी? टर्म ऑफ लोकसभा आप मेरे से पूछो. दोनों का सर 5 years. और टर्म ऑफ लोकसभा मेंबर 5 years. लेकिन यहाँ टर्म ऑफ राज्यसभा कितनी? इनडेफिनेट. राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होता. परमानेंट हाउस. वो क्यों रखा गया वो भी मैं बता दूंगा. अब मैं पूछूं जो मेंबर वहां पर गए वो थोड़े इंडेफिनेट बैठे रहेंगे. उनकी तो टर्म होगी. यस सर उनकी टर्म है. मैं कहा कितनी है? वो तो सर 6 years. So what is the term of the Rajya Sabha member? 6 years. What is the term of the Rajya Sabha? Indefinite. कोई term नहीं है. It is a permanent house. ठीक है सर. अब जब हमारा राज्यसभा पहली बार बना, पहली बार मीटिंग के लिए बैठा, तो दुविधा क्या थी हमारे पास? हमारे पास दुविधा यह थी कि हमने टर्म रखी थी 6 years. लेकिन हमने क्या कहा था? एट द एंड ऑफ एवरी 2 years. एट द एंड ऑफ एवरी 2 years. इसको अंडरलाइन कर दो. एट द एंड ऑफ 1/3 of the members. 1/3 of the members. 1/3 of the members retire compulsory. Retire compulsory. ये किसके लिए होता है? ताकि एक कांस्टेंट नंबर बना रहे. टू मेंटेन ए कांस्टेंट नंबर. इसको कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट. ठीक. सो द टर्म ऑफ राज्यसभा मेंबर इज 6 years. राज्यसभा की खुद की टर्म कितनी? इंडेफिनिट. परमानेंट हाउस. लेकिन हर दूसरे साल में आफ्टर एट द एंड ऑफ एवरी 2 years 1/3 ऑफ द मेंबर्स को कंपल्सरी रिटायर होना ही होना है, ताकि लॉ ऑफ कांस्टेंट नंबर बना रहे. ठीक है सर. अब जब राज्यसभा हमारा स्टार्टिंग में बना आजादी के बाद, तो एट द एंड ऑफ, ध्यान से सुनना, तो एट द एंड ऑफ 2 years, जैसे ही 2 साल खत्म हो गए थे, टोटल मेंबर्स की टर्म कितनी थी? 6 years. लेकिन एट द एंड ऑफ द फर्स्ट 2 years, जैसे ही 2 साल पहले वाले एंड हुए ना, हमने वहां पे लॉटरी निकाल दी. क्या निकाली हमने? लॉटरी निकाली. यहां से सुनना जो मैं कह रहा हूं. उस लॉटरी में 1/3 बंदों का हमने जब नाम निकाला, 1/3 ऑफ द मेंबर्स का जब नाम आ गया, तो उनको हमने बोला भाई आपका टर्म 2 है. कितना है? 2 है. तो 1/3 कब खत्म हो गया? 1/3 मेंबर्स कब हमने रिटायर कर दिए? पहले 2 साल. ठीक. फिर इनकी जगह जिस जिस स्टेट से बिलोंग करते थे, उन स्टेट्स वालों ने अपने रिप्रेजेंटेशन वापस सेलेक्ट करके भेजे. अब जो नए मेंबर्स आए उनकी टर्म कितनी है? 6 years. अब ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं. अगले 2 साल के बाद यहां पर देखो टोटल टर्म कितनी थी? 6 years. 6 साल वैल्यू थी. लेकिन पहले 2 साल में हमने 1/3 रिटायर किए, दूसरे 2 साल में हमने और 1/3 रिटायर कर दी. अब इनकी जगह जो 2 बंदे आएंगे उनकी भी टर्म कितनी होगी? 6.
तो इन बेचारों ने कितने कितने टाइम तक अपना टेन्योर पूरा किया था, 4 साल। लेकिन हमने पहले ही बोलते भाई लॉटरी में जिसका नाम आएगा उसको जाना है। फिर अगले 6 साल कंप्लीट होने पर जितने रिमेनिंग थे इन सबका टेन्योर ओवर हो गया, इनकी जगह और फिल किए गए रिस्पेक्टिव स्टेट से, और इनका टेन्योर भी कितना था, 6 साल। अब आप एक चीज यहां पर देखोगे ना, लॉ ऑफ कांस्टेंट नंबर कैसे मेंटेन होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात। लॉ ऑफ कांस्टेंट नंबर कैसे मेंटेन, ये वाले है ना 1/3 वाले, ये वाले पहले वाले, ये आपको नहीं लगता इनसे 2 साल पहले रिटायर हो जाएंगे, और ये वाले इनसे 2 साल पहले रिटायर हो जाएंगे, ये वाले ओके करेंगे ये भी 6 साल का ही काम, लेकिन हर 2 साल के बाद एक एक वापस से रिटायर होते जाएंगे। इसीलिए लॉ ऑफ कांस्टेंट नंबर मेंटेन रहेगा। इज इट क्लियर टू यू ऑल और नॉट कि राज्यसभा में कैसे रहता मेंटेन? इज इट क्लियर और नॉट? अब बता दो क्लियर हुआ या नहीं, वापस से समझाना है, बोल दो क्लियर हुआ, कैसे कैसे चलता आ रहा है राज्यसभा, एक्सप्लेन करना है वापस से तो बता दो। डू आई नीड टू एक्सप्लेन इट अगेन? वापस से समझाऊं या ना समझाऊं? ध्यान देखो, वापस से देखो, देखना ध्यान से देखना जो मैं कह रहा हूं। 1950 में राज्यसभा बना, क्या बना भाई सर? राज्यसभा बना 1950 में। सर हमने ना यहां पर यह पता था कि राज्यसभा जो है ना सर इंडेफिनिट हो, ठीक है। दूसरा में यह पता था कि जो राज्यसभा के मेंबर्स की टर्म है ना वो 6 ईयर्स है। हमने कहा ठीक है, लेकिन 1/3 ऑफ द मेंबर्स जो है ना सर, 1/3 ऑफ द मेंबर्स ये रिटायर करते हैं हर एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। इंपॉर्टेंट, एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, ठीक है। अब स्टार्टिंग में तो अब देखो, स्टार्टिंग में तो 2 साल किसी बंदे की नहीं ना हम कम कर सकते थे, किसी के डायरेक्टली 2 ईयर्स का टेन्योर रख नहीं सकते थे जब उसका 6 ईयर्स का था। तो हमने क्या बोला, डियर मेंबर्स हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लॉटरी इंट्रोड्यूस करेंगे, लॉटरी में नाम निकालेंगे, जिन बंदों का नाम निकलेगा वो बंदे वो रिटायर हो जाएंगे पहले 2 साल में ही, भले ही आपकी टर्म 6 ईयर्स है, लेकिन पहले 2 ईयर्स में ही आप लोग रिटायर हो जाएंगे। फिर बाकी के 2 अगले 2 ईयर्स में एंड हो जाएंगे उनका टेन्योर, यानी वो उनका टेन्योर कितना होगा, 4 साल, और बाकी के गाइस आप ना 6 साल कंप्लीट कर सकते। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल राज्यसभा की टोटल कैपेसिटी है 100 या 99, कितनी है, 99। तो हमने क्या बोल दिया कि टोटल कितने बंदे बैठे हुए, 99। तो हमने बोल दिया गाइस जो आप 100 मेंबर्स है ना, 99 मेंबर्स है ना, हमें पता है आपका टर्म कितना है, 6 ईयर्स, लेकिन हमें लॉ ऑफ कांस्टेंट नंबर कहता है कि पहले 2 साल में हमने आप में से 33 को रिटायर कर देना, दूसरे 2 साल में हमने 33 को रिटायर करना, और जो बचेंगे वो अपनी कितने टर्म, 6 ईयर्स उनकी अपनी टर्म बराबर। अब 1950 से 1952 आ, इन बेचारों की नाम लॉटरी के पहले स्लॉट में आ गए। हमने बोला भाई आप अपने 2 साल पूरे करिए और आप जाइए, क्योंकि आपका नाम लॉटरी में आ चुका है। ध्यान से सुनना मेरी बात। अब ये लोग वापस चले गए, रिटायर हो गए, इनकी जगह इनकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ने वापस से मेंबर चुन के भेजे बाय प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन। हमने उनको बोला कि आप 6 ईयर्स तक मेंबर रहेंगे राज्यसभा के। बोला ठीक है सर। यानी कब से कब तक रहेंगे, 1952 से ए वाले जो ए स्लॉट वाले थे वो 1958 तक रहेंगे। बोला ठीक है सर, हम खुश हो। बाकी तुमने 2 साल में भेज दिया। अगली स्लॉट की बारी आती है अगले 2 साल के बाद 1954 में, इसमें हम बी वालों को निकाल देते हैं। अब बी वालों ने कितना टेन्योर पूरा किया था, 4 साल। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कितना टेन्योर पूरा किया था, कि 4 साल का किया, करना कितना था, 6 साल का, लेकिन इनका नाम लॉटरी में आ गया था। हमने बोला आप जाइए। अगेन हमने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में से बोला कि अपने रिप्रेजेंटेशन भेजो, उन्होंने भेजे, वापस इनकी सीट फुल हो। अब ये वाले कब तक रहेंगे, 1960 तक रहेंगे मेंबर्स, क्योंकि उनको 6 साल पूरे करना। और ये वाले जो है ना लास्ट सी वाले,
इन्होंने तो अपना पूरा 6 साल का टेन्योर पूरा किया। 1956 में ये सब गए और 1962 तक जो इनकी जगह आएंगे वो यहां पर मेंबर्स रहेंगे। ओके, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। आफ्टर 2 years 1/3 कैसे रिटायर होते, जो इनकी जगह आएंगे वो कब तक पूरा करेंगे? 1964 तक। जो इनकी बारी आएगी वो 1966 तक, और जो इनकी बारी आएगी वो 1968 तक। फिर इनकी जगह मेंबर पूरे करते जाएंगे और इनके स्लॉट भरते जाएंगे। अब देखते हैं यहाँ पे 2-2 साल का गैप रह रहा है। कैन यू सी इट? 2-2 साल का गैप रह रहा है। 64, 66, 68। फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ये 1970 में रिटायर होंगे, ये 72 में होंगे, ये 74 में होंगे। फिर 2-2 साल का गैप। तो ऐसे आफ्टर 2 years 1/3 ऑफ द मेंबर्स रिटायर, लेकिन उनका टेन्यूर 6 years ही होता है। उनका नहीं, अब लॉटरी से नहीं करते, अब हम वैसे फिल करते हैं जैसे मैं बता रहा हूं। ओके, जैसे मैंने अभी बताया, जो जिसकी जगह आ रहा है अपने 6 साल पूरे करता है, चला जा रहा है, लेकिन जो गैप है वो 2 साल का है। आफ्टर एवरी 2 years कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव अपने 6 years पूरे करता है, 1/3 मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं। इज दैट क्लियर नाउ? अब बता दो, अब क्लियर है या नहीं है? शाबाश। गाइस, क्लियर है या नहीं है? वो आज कुछ समझ नहीं आ रहा। संदीप, अब क्लियर है आपका या नहीं है? अब क्लियर हो गया आपका, या तुम सबका क्लियर हो गया? अब जो इनकी जगह जगह आता जाएगा ना, वो अपने 6 साल पूरे करेगा, लेकिन 2 साल का गैप आ रहा है। हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर रिटायर हो। अगर आप देखो वहां पर डेट लाइन देखो। ओके, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है सर, अब चलते हैं आगे। कहां था मैं? ओके, यहां पर देखो, यहां पे टर्म को बताया हुआ है, इट इज नॉट सब्जेक्ट टू रेजोल्यूशन, but nearly 1/3 of the members therefore retire as soon as the expiration of every second year. Okay, parliamentary law बनाएगा, representation of people's act 1950 क्या कहता है? It will be done by the 6 years. Okay, 6 years total term में 1/3 2 साल के बाद रिटायर। अब अगली क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज द मैक्सिमम सैंक्शन स्ट्रेंथ? मेरे ध्यान से, मेरे वर्ड्स जो मैं बोल रहा हूं उसके साथ चलो। व्हाट इज द मैक्सिमम सैंक्शन स्ट्रेंथ? फिर बोलो, व्हाट इज द मैक्सिमम सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा? कितनी मैक्सिमम सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा कितनी है? इट इज सर 250। मैक्सिमम कितनी है? 250 सर, 250 है। हाँ जी गाइस, 238 हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस 2 यूनियन टेरिटरीज भेजेंगी, प्लस 12 जो होंगे ना नॉमिनेटेड। 12 क्या होंगे? नॉमिनेटेड। लिखा हुआ है कि 12 shall be nominated by the president under article 80। आर्टिकल 80 में दिया हुआ है, क्या दिया है सर? प्रेसिडेंट shall nominate। फिर बोलो, प्रेसिडेंट shall nominate। तो shall लिखा है, मतलब कंपल्सरी, shall nominate। Okay, president shall nominate people from specialized knowledge, practical experiences in the fields of, कौन सी फील्ड? ASLS। इस फील्ड से सर ये क्या है? आर्ट्स, साइंस, लिटरेचर, सोशल साइंस। फिर बोलो मेरे साथ, आर्ट्स, साइंस, लिटरेचर, सोशल साइंस। बस 4 ही चीजें हैं, 4 ही फील्ड से जहां से मेंबर सिलेक्ट होते हैं। कहां से? फिर बोलो, ASLS, आर्ट्स, साइंस, लिटरेचर, सोशल साइंस, सोशल सर्विसेज। ठीक है सर। ओके, तो यहां चारों जगह हैं, चारों फील्ड से जहां से मेंबर्स नॉमिनेट करते हैं। हमारे डियर प्रेसिडेंट यहां से नॉमिनेट करते हैं। अब मेरे को बताओ, सचिन तेंदुलकर वॉज नॉमिनेटेड, यहां पर तो स्पोर्ट्स है ही, यहां पे क्या क्या है? आर्ट्स, ये याद रखना, स्पोर्ट्स नहीं है, मूवीज वगैरह नहीं है।
आर्ट्स, साइंस, लिटरेचर और सोशल सर्विसेज, ये 4 ही फील्ड है सर। ASLS याद रखेंगे आप। ठीक है सर। सचिन तेंदुलकर एक बार नॉमिनेट किया था प्रेसिडेंट ने लास्ट ईयर, रेखा नॉमिनेट हुई थी जो कि मूवी फिल्म एक्ट्रेस है। ये कैसे हुए थे? अगर स्पोर्ट्स अलाउड नहीं है तो ये सब कैसे हुए थे? शाबाश, कौन बताएगा मुझे? शाबाश, कैसे हो गए थे? सचिन तेंदुलकर वॉज द मेंबर ऑफ राज्यसभा, पता है ना? सचिन तेंदुलकर, रेखा, ये सब मेंबर थे राज्यसभा के। तो ये सब कैसे सिलेक्ट हो गए थे? ना मूवीज लिखा है वहां पे, ना स्पोर्ट्स लिखा है, ये सब कहां पर है? तो आप एक ये चीज यहां पर याद रखेंगे कि सर जो मूवीज एंड स्पोर्ट्स है ना, मैं कह रहा हूं सचिन तेंदुलकर वॉज द मेंबर ऑफ द राज्यसभा, नॉमिनेट किया था प्रेसिडेंट ने। रेखा द एक्ट्रेस वॉज नॉमिनेटेड एज द मेंबर, लेकिन सचिन तेंदुलकर तो स्पोर्ट्स पर्सन है, रेखा तो फिल्म एक्ट्रेस है। वो तो कैटेगरीज तो है नहीं, वो तो कैटेगरीज तो नहीं ना वहां पे, फिर वो कैसे गए थे? वो लोग कैसे गए थे? तो आप याद रखेंगे कि बोथ, अरे लिटरेचर से कैसे जाएंगे गाइस? सचिन तेंदुलकर कोई किताबें लिखता है? सचिन तेंदुलकर आ गया कोई किताबें लिखता है? इज ही अ राइटर? अरे क्या कुछ भी बोली जा रहे हो यार, ऑटोबायोग्राफी क्या बात कर रहे हो? रेखा राइटर है क्या? कैसी बात कर रहे हो? लिटरेचर समझते हैं आप? ऑटोबायोग्राफी इज नॉट द पार्ट ऑफ द लिटरेचर। यहां पर आइए, आर्ट्स, स्पोर्ट्स एंड सिनेमा दोनों के दोनों आर्ट्स में आते हैं, इसलिए वो गए थे। ओके, 4 ही ग्राउंड से जहां से प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा। क्या क्या? ASLS, आर्ट्स, उसके बाद व्हाट इज देयर? एस, साइंस, लिटरेचर एंड सोशल सर्विसेज। साइंस से आपके राधा कृष्ण गए थे, इसरो वाले, इसरो के जो डायरेक्टर थे वो नॉमिनेट हुए थे। ओके, रिमेंबर दिस थिंग। साइंस और सिनेमा, सॉरी, स्पोर्ट्स एंड सिनेमा आर पार्ट ऑफ द आर्ट्स। अब ना मेरे को ना आप सबके सब ना यहीं पर मांगते हो, सबके सबका अटेंशन मेरे को यहीं पर चाहिए। ओके, सबके सबका अटेंशन मेरे को यहीं पर चाहिए। क्लियर हो गई बात? अब मेरी एक बात सुनो ध्यान से, एक मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। तो राज्यसभा के मेंबर्स की कितना टेन्योर होता है? 6 ईयर्स। मेंबर का, राज्यसभा का कितना टेन्योर होता है? इंडेफिनिट। राज्यसभा के मेंबर्स का कितना टेन्योर होता है? 6 साल तक हो रहा है। ठीक है, तो 2 साल के बाद कैसे 1/3 रिटायर होते हैं वो भी मैंने किसी से समझा दिया। ठीक है सर। अब मैं कहता हूं कि 2020 में एक बंदा राज्यसभा का मेंबर बना था, मई 2020। ये कब तक रहेगा मेंबर राज्यसभा का? मई 2026 तक रहेगा। ठीक है सर। अब इनके पास, इनका नाम था ए, इस मेंबर का नाम था ए। अब होता यह है कि ए ना क्या करते हैं, ए 2024 में ना रिजाइन कर देते। ए की सेहत ठीक नहीं थी, ए को अब आया भी नहीं जाता था राज्यसभा में, ए रिजाइन कर देते। अब ए बिलोंग करते थे स्टेट, फॉर एग्जाम्पल ऑफ दिल्ली को, दिल्ली से थे ए। अब दिल्ली को ही ए की जगह दूसरा एमपी भेजा, तो उन्होंने भेजा बी। कौन भेजा? बी। दिल्ली ने किसको भेजा? बी। बाय प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि बी का टेन्योर कितना होता है? शाबाश, बी का टेन्योर कितना होता है? ए 6 years, बी 2 years, सी 1 year, या डी इंडेफिनिट? सोच के बताना है बी का टेन्योर कितना होगा। सब बताओ, शाबाश, बी का टेन्योर कितना होगा? क्वेश्चन समझ में आ गया है? हाँ,
बी का टेन्योर कितना? शाबाश। यस इकरा, हाउ मच इट वुड बी? कितना होगा? कितना होगा? तो देखो रिमेनिंग टेन्योर कितना था बी का? बी का रिमेनिंग टेन्योर थे 2 साल। 2 साल रह रहे थे। हाँ जी सर, 2 साल रह रहे। तो वो भी यहां पर 2 साल के लिए कंटिन्यू करेंगे। अगर ए 2025 तक कंटिन्यू करता तो कितने साल रहता? 1 साल। तो यहां पर 1 साल आंसर होता। यानी जो भी राज्यसभा के मेंबर की कैजुअल वैकेंसी फिल करने आता है, कैजुअल वैकेंसी मींस सीट वैकेंट हो जाए, रिजाइन कर जाए, मर जाए, तो वो रिमेनिंग ऑफ द टर्म के लिए होता है। खाली किसके लिए होता है? खाली रिमेनिंग ऑफ द टर्म के लिए, 6 साल के लिए नहीं। जो इलेक्शन करके आएगा वो 6 साल के लिए, जो कैजुअल वैकेंसी से आए वो रिमेनिंग ऑफ द टर्म के लिए आए। सर ये क्यों, ऐसा क्यों होगा? ताकि लॉ ऑफ कांस्टेंट नंबर मेंबर बना रहे। जो लॉ ऑफ कांस्टेंट नंबर है ना, वो बना रहे। सो इट विल ऑलवेज बी फॉर द रिमेनिंग ऑफ द टर्म। क्लियर होगी यहां तक बात? इज इट क्लियर फॉर यू गाइस? इज इट क्लियर? तो जितना भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल उसने 5.5 साल कंप्लीट किए होते ना, 6 महीने रह रहे होते, तो 6 महीने के लिए ही नया मेंबर आएगा। ओके, ताकि लॉ ऑफ कांस्टेंट नंबर बना रहे। ओके ठीक। अब कहां थे हम? यहां पे। अब यहां पर देखते जाए। लोकसभा डिसॉल्व क्यों होता है? वाई डज लोकसभा गेट डिसॉल्व? लोकसभा डिसॉल्व क्यों होता है? शाबाश। वाई डज लोकसभा गेट डिसॉल्व? लोकसभा डिसॉल्व क्यों होता है? शाबाश। क्या बताई थी वजह? मैंने लिखाया था ना मैंने आपको, लोकसभा डिसॉल्व क्यों होता है? लोकसभा इसलिए डिसॉल्व होता है 5 साल के बाद, टू अवॉइड डेपुटिज्म। टू अवॉइड डेपुटिज्म। मेरे साथ साथ मैंने कहा था वर्ड बड़ा सा अगर आप लिख दोगे तो आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं। ओके, तो इट इज डिसॉल्व टू एडवाइस द स्पॉट। ठीक है सर, ठीक। अब देखिए, आप इंडिया को हमेशा पार्लियामेंट चाहिए। हाँ जी सर, चाहिए। हमेशा एक प्राइम मिनिस्टर चाहिए। हाँ जी सर, चाहिए। हमेशा एक प्रेसिडेंट चाहिए। आंसर चाहिए। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहिए, एक कैग चाहिए। ये कुछ पोस्ट जो इंडिया को हमेशा चाहिए ही चाहिए। ओके, अब अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गया तो पार्लियामेंट का एक ही हिस्सा काम करेगा, डेट इज राज्यसभा। प्राइम मिनिस्टर होगा नहीं। प्रेसिडेंट आपका होगा खाली विद राज्यसभा। चीफ जस्टिस तो चलो होंगे ही होंगे, कैग होंगे ही होंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे, विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं होंगे, वो नहीं। तो कहीं ना कहीं ये चेन, जो कंपलसरी एग्जीक्यूटिव की जो चेन है, ये डिफंक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिफंक्ट हो जाएगी। इसीलिए राज्यसभा को परमानेंट रखा गया। अगर कोई आपसे पूछता है कि राज्यसभा को क्यों परमानेंट रखा गया है, तो आप क्या बोलोगे? एक तो आप ये बोलोगे कि जो लोकसभा है वो परमानेंट नहीं है,
ये कभी भी डिसॉल्व हो जाता है। क्या हो जाता है? कभी डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है सर, ये डिसॉल्व हो जाता है। तो सर फिर क्या होता है? होता ये कि जो चेन है ना, जो कंपल्सरी पोस्ट की, ये इसमें एक कड़ी कम हो जाती है। कौन सी? प्राइम मिनिस्टर। इसलिए राज्यसभा को रखा गया परमानेंट हाउस। क्या रखा गया? परमानेंट हाउस। सर अभी भी तो ये तो ऐसे ही आप तर्क दे रहे हैं। ऐसे तर्क तो हमने कई बुक्स में पढ़े। 15-15 रुपए की बुक आती है। कुछ स्पेशल चीज बताओ। स्पेशल चीज मिलेगी आपको आर्टिकल 249 में। कहाँ मिलेगी? 249 में। वहां आपको असली पता चलेगा कि वाई राज्यसभा इज परमानेंट। अगर ये वाला जवाब आप देते ना ऐसे लिख के कि एक पार्लियामेंट कभी भी डिफंक्ट हो सकता है, बिकॉज लोकसभा कैन डिसॉल्व, प्राइम मिनिस्टर रहेगा नहीं रहेगा, इसलिए राज्यसभा को परमानेंट रखा गया, तो आपको 10 में से मिलेंगे 2 नंबर। असली वजह यहां पर आर्टिकल 249 क्या लिखा है उसने? उसने लिखा है इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, इन केस ऑफ any emergency in national interest, the decision of Rajya Sabha, in case of any emergency in national interest, the decision of Rajya Sabha shall be deemed as the decision of parliament, सर समझे नहीं हम ये क्या बोला? अब देखो बेटा, मैं बोल क्या रहा हूं, देखना बोल क्या रहा हूं। फरवरी 2019 में 16th लोकसभा हो जाती है डिफंक्ट, डिसॉल्व हो जाती है। 16th लोकसभा क्या हो जाती है आपकी? डिसॉल्व हो जाती है। अगली लोकसभा का बनती है मई 2019 में। ठीक है सर। अगर इस बीच में जो 3 महीने का गैप है, इसमें अगर हम पे पाकिस्तान अटैक कर देता, अगर हम पे कौन अटैक कर देता? पाकिस्तान अटैक कर देता, तो हु वुड हैव टेकन द डिसीजंस कौन लेता हमसे? हु वुड हैव टेकन द डिसीजंस? क्योंकि लोकसभा तो डिसॉल्व हो चुका है। ओके, प्राइम मिनिस्टर तो आपके पास है नहीं, तो अब कैसे डिसीजन कौन लेगा? तो आर्टिकल 249 कहता है कि जब भी कभी इमरजेंसी है, नेशनल इंटरेस्ट की बात है, तब राज्यसभा एक्ट करेगा एज पार्लियामेंट। जो भी राज्यसभा फैसला करेगा वो पूरे पार्लियामेंट का फैसला माना जाएगा। इसीलिए राज्यसभा को रखा गया है परमानेंट हाउस। क्या रखा गया है? एज परमानेंट हाउस। ओके, इज इट क्लियर नाउ? आई होप इट इज क्लियर। लेकिन अभी भी ना आपको 10 में से मिलेंगे 7 ही नंबर, बाकी के 3 नंबर नहीं मिलेंगे। सर क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि अगर आप देखेंगे राज्यसभा इज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टेट्स को। यानी स्टेट्स फैसला करेंगे कि देश के हित में क्या करना है। यानी स्टेट्स को इक्वेट किया गया है विद यूनियन। तो ये इंडिया की स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म को भी बताता है, जहां पर स्टेट्स फैसला कर रहे हैं यूनियन की जगह। सो इट ऑल्सो शोज अस द स्टेट स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। कई बार एक क्वेश्चन आता है, विच आर्टिकल शोज द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म? इट इज आर्टिकल 249। क्योंकि यहां पर काउंसिल ऑफ स्टेट्स, दैट इज राज्यसभा, डिसीजन ले रहे हैं, पार्लियामेंट का डिसीजन माना जा रहा है। ठीक है सर। अब इस चीज को कहते क्या है? इसी बात के बाद जब राज्यसभा आर्टिकल 249 में अगर लोकसभा नहीं है तो पूरे पार्लियामेंट का डिसीजन ले सकता है। इसीलिए राज्यसभा को क्या कहा जाता है? कहा जाता है डी जूर, डी फैक्टो, डी फैक्टो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं राज्यसभा को? डी जूर, डी फैक्टो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। लिख के रखते जाओ, ये वर्ड किसी बुक में नहीं मिलेंगे। डी जूर, डी फैक्टो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। आप कितने मार्क्स मिलेंगे? आप 2 पॉइंट लिखने के बाद 10 पूरे मिल जाएंगे। इज इट क्लियर नाउ? अब क्लियर हो गया या नहीं हुआ?
कुछ भी कंडीशन हो सकती है, पीएम डाइड, रिजाइन, ओके, कुछ भी हो सकता है। रिजॉल्व करने का तो कोई भी तरीका हो सकता है, उनका टेन्योर पूरा हो गया 5 साल का, ओके, कुछ भी हो सकता है। इज इट क्लियर फॉर यू नाउ गाइस? अभी क्लियर है? क्लियर हो गया आप सबका? यस गाइस, ठीक है। तो सर, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम लोग राज्यसभा को बिल्कुल हटा सकते हैं क्या, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके? क्या हटा सकते हैं? ओके, कैन राज्यसभा बी रिमूव? क्वेश्चन आपसे पूछने के लिए, कैन राज्यसभा बी रिमूव? अगर राज्यसभा को रिमूव करना है तो हमें आर्टिकल 79 से छेड़खानी करनी, ओके। और हमें पता है कि फेडरलिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर। फेडरलिज्म क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है सर, वो भी हमें पता है सर, आपने कहा अभी कि फेडरलिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर। तो क्या 79 को हम लोग टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल। Thus, can Rajya Sabha be removed? No, Rajya Sabha can never be removed. Can never be removed. ये चीज याद रखना, राज्यसभा कैन नेवर बी रिमूव। ठीक है सर, ठीक है सर, राज्यसभा को भी नहीं रख सकते। अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, ओके। मेरे को 1 से 2 मिनट दे दीजिए, ओके। आई हैव टू मेक ए कॉल। मैं आपको अभी 2 मिनट दे दीजिए, स्टे ऑन द लाइन। मैं बस 1 से 2 मिनट लगेगा। यस गाइस, आई देयर, सबके सब वही है। चले स्टार्ट करते हैं, ओके। अब हम चलते हैं राज्यसभा की थोड़ी पूछने के लिए। हमें ये पता है कि राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है ना, विच इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओके, वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है।
वो राज्यसभा का मेंबर नहीं हो। क्लियर, ये चीज आप याद रखिए। अब राज्यसभा परमानेंट हाउस है, ठीक है सर। परमानेंट हाउस क्यों है, मैंने आपको बता दिया, आर्टिकल 249 में उसकी वजह दी हुई, ठीक है सर। राज्यसभा के और 3 स्पेशल पावर्स, क्या है, 3 स्पेशल पावर्स और। सर क्या 3 स्पेशल पावर्स है राज्यसभा के? 3 टाइप की मोशंस है ना बेटा, 3 स्पेशल मोशंस है, 3 टाइप्स ऑफ मोशंस है, टाइप्स ऑफ मोशंस है जो खाली आप राज्यसभा में ला सकते हो, विच आर ओनली टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा। वर्ड पे ध्यान देना, मैं क्या कह रहा हूं, इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कंपल्सरली आपको इससे पहले इंट्रोड्यूस राज्यसभा में करना है, वहां पर पास करके फिर लोकसभा में भेजना, यानी दे शुड बी कंपल्सरली इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा फर्स्ट, पहले राज्यसभा में ही ये आएंगे। कौन कौन सी है सर? पहली, मोशन टू रिमूव चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट को हटाने वाली मोशन। मैंने आपको क्या बताया था, इट शुड बिगिन इन द राज्यसभा, स्पीकर वाली लोकसभा। दूसरी, आर्टिकल 249, ये खाली राज्यसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है। अगर नेशनल इंटरेस्ट में कोई भी कानून बनाना है, कुछ भी लॉ लाना है, तो वो राज्यसभा में ही इंट्रोड्यूस होना चाहिए, ठीक है सर। और थर्ड वन इज आप लोगों के रिलेटेड, दैट इज आर्टिकल 312। वो क्या हो गया सर? वो हुआ ऑल इंडिया सर्विसेज। सर इसका मतलब क्या है सर? ध्यान से सुनना। आईएएस आप कल बनेंगे, आईएएस को अपॉइंट कौन करता है? वो अपॉइंट्स आईएएस ऑफिसर, यूनियन गवर्नमेंट। लेकिन वो सर्व बेचारा कहां पर करता है? सर्व करता है स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट इसको डिसमिस नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? सर आपने एक लॉ बनाया था कि अपॉइंटमेंट अथॉरिटी इज द डिसमिसिंग अथॉरिटी। क्लियर होगी ये बात, जो प्राइम मिनिस्टर के केस में गलत हो जाता है। क्लियर? तो आईएएस को अपॉइंट करता है यूनियन गवर्नमेंट, सर्व करता है बेचारा स्टेट गवर्नमेंट को, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट इसको डिसमिस नहीं कर सकती। क्लियर? तो आपने ऑल इंडिया सर्विसेज में, तो स्टेट तो बड़ी हैरान होगी, परेशान होगी कि सर ये तो हमारे ऊपर पावर ही नहीं। बोलो कोई बात नहीं, आपको हम 312 दे रहे हैं। बोलते हो 312 क्या है सर? अगर ऑल इंडिया सर्विसेज में जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ओके, कोई भी कार्डर को रिमूव करना है, आप किसी भी ऑल इंडिया सर्विसेज के कार्डर को आपने रिमूव करना है, या आप नया कोई ऐड करना है, जैसे आप लेंगे इंडियन एजुकेशन सर्विसेज, एडिशन करना है आप, तो वो खाली राज्यसभा में मोशन इंट्रोड्यूस हो सकता है, वहां से पास होने के बाद वो लोकसभा में जाएगा। ओके, तो ये तीनों मोशंस जो हैं ये राज्यसभा के स्पेशल पावर है। कौन कौन सा? मोशन टू रिमूव चेयरमैन, दूसरा आर्टिकल 249, नेशनल इंटरेस्ट में कोई भी कानून बनाना हो, ये भी सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसमें होगा? राज्यसभा में। और आर्टिकल 312, ऑल इंडिया सर्विसेज को कम करना या बढ़ाना, ये भी कहां पर आएगा? ये भी यहीं पर आएगा, राज्यसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा। पास दोनों ऑप्शन। स्पेशल पावर्स क्लियर हो गए सबके? शाबाश। आर स्पेशल पावर्स क्लियर? स्पेशल पावर क्लियर हो गए ना सबके? ठीक है, ठीक है। अब यहां पर आ जाइए। अब आते हैं हम लोकसभा की ओर। सर लोकसभा कहां दिया? आर्टिकल 81 में दिया। ठीक, ठीक है सर। कहता क्या है? कहता है कि मैक्सिमम सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा कितनी? मैक्सिमम सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी है? 552, 552, जिसमें से 532 कौन इलेक्ट करेंगे? स्टेट सिलेक्ट करेंगी डायरेक्टली,
स्टेट्स के लोग डायरेक्टली इलेक्ट करेंगे और 20 यूनियन टेरिटरीज इलेक्ट करेंगे। यूनियन टेरिटरीज के लोग इलेक्ट करेंगे। पीपल इलेक्ट लोकसभा डायरेक्टली बाय फर्स्ट पास द पोस्टल सिस्टम। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से इलेक्ट करते हैं लोग, डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। इसलिए लोकसभा को ज्यादा पावरफुल माना जाता है, क्योंकि हमारा प्रेम्बल किससे स्टार्ट होता है? वी द पीपल, यानी पावर का सोर्स कौन है? लोग से डायरेक्टली चुनते हैं लोकसभा। यहां पर पहले क्या था? पहले यहां पर 552 में से 530 स्टेट्स पहले होती थी स्टेट्स के पास। पहले आई एम टेलिंग बिफोर 20 होती थी यूनियन टेरिटरीज के पास और 2 होती थी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए रिजर्व। वो प्रेसिडेंट साहब क्या करते थे? नॉमिनेट करते थे। लेकिन बाय 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इसे अबॉलिश कर दिया गया। इट हैज बीन अबॉलिश्ड बाय 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो अब ये सिचुएशन ठीक है। अगर प्रेसिडेंट को लगता था कि ये एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है, तो इसके लिए कौन सा आर्टिकल था? आर्टिकल 331। ओके, प्रेसिडेंट इसे नॉमिनेट कर सकते थे। तो टोटल कितनी सीट्स होगी अब हमारे पास? 552 की 552 ही है, लेकिन स्टेट्स के पास कितनी चलेगी? 532। यूनियन टेरिटरीज के पास कितनी है? 20। ठीक है सर। अब इस 552 में से भी 131 सीट्स are reserved for the scheduled caste and scheduled tribe. Okay, यानी टोटल 24% सीट्स are reserved for scheduled caste and scheduled tribe. scheduled caste के लिए 84 है and 47 for the scheduled tribe. क्लियर होगी ये बात? सर इसे हटाया क्यों गया? पहले आप में से कोई एक क्वेश्चन मेरे से पूछेगी, सर इसे हटाया क्यों गया? क्योंकि ये जो अरेंजमेंट था ना आर्टिकल 331 के अंदर, ये 70 साल के लिए। तो 2020 में हमारा लोकसभा बैठा, बोला कि भाई अब जरूरत नहीं है, अब इसे अबॉलिश करो। ठीक है, क्योंकि 331 ही कह रहा था कि 70 ईयर्स का अरेंजमेंट। ओके, आई होप इट इज क्लियर फॉर यू गाइस। अब बढ़ते हैं आगे। अब क्वेश्चन ध्यान से सुनना। व्हाट इज द टर्म ऑफ लोकसभा एंड व्हाट इज द टर्म ऑफ लोकसभा मेंबर? टर्म ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा, दोनों की टर्म कितनी है? सर दोनों की टर्म सेम है, दोनों की टर्म है 5 ईयर्स। कितनी है? 5 ईयर्स। ठीक है, ओके। एंड लास्ट बार मैं आपको लोकसभा लेके चलता हूं। लोकसभा में क्या था? जिस पार्टी को मेजॉरिटी आती थी वो गवर्नमेंट बनाती थी। उसमें से कुछ बंदे चुन के यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जाते थे। यहां पर अपोजिशन होता था। इन सबको टोटल मिला के कहा जाता है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो सर यहां पर एक कंडीशन और हो सकती है ना? क्या कंडीशन हो सकती है? कंडीशन ये हो सकती है कि जो लीडर है ना सर पार्टी का, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का, वो इलेक्शन लड़ा ही नहीं, तो क्या उसे आप प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, प्रोवाइडेड 6 मंथ्स के अंदर अंदर उसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है। 6 मंथ्स के अंदर अंदर उसे क्या बनना है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ लोकसभा नहीं बनना है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है। यानी 6 महीने के अंदर अंदर या तो उसे लोकसभा का मेंबर बनना है या तो राज्यसभा का बनना है। ठीक है सर, ठीक। बट वो आंसरेबल किसको रहेगा? लोकसभा को। भले ही प्राइम मिनिस्टर राज्यसभा विषय भी हो, लेकिन आंसरेबल किसे होगा? लोकसभा को। ऐसे ही कोई भी मिनिस्टर है जो इलेक्शन नहीं जीत पाया। अरुण जेटली हार गया था कैप्टन अमरिंदर सिंह से, लेकिन वो फाइनेंस मिनिस्टर था। वो राज्यसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना, वहां से उसे मिनिस्टर बनाया गया, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल किसको होगा? लोकसभा। ओके, इज इट क्लियर? अब सर कैन द टेन्यूर ऑफ लोकसभा बी एक्सटेंडेड? क्या टेन्यूर लोकसभा का एक्सटेंड कर सकते हैं? यस, अंडर आर्टिकल 352 यानी इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, द टेन्यूर ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर एट ए टाइम। 1 साल के लिए आप बढ़ा सकते हैं, 1 ईयर एट ए टाइम,
1 ईयर एट ए टाइम। और कितने टाइम तक आप इसे बढ़ा सकते हैं? इनडेफिनिट, जब तक पार्लियामेंट चाहेगा। दैट मीन्स लोकसभा ये वाला डिसॉल्व होना है 2024 में। अगर नेशनल इमरजेंसी लग गई तो 2025 तक पहले रेजोल्यूशन के साथ अंडर आर्टिकल 352 1 साल के लिए बढ़ाया, फिर से पार्लियामेंट वोट करेगा, 1 साल के लिए और बढ़ाएगा। और कब तक बढ़ाता जाएगा? जब तक पार्लियामेंट वोट कर रहा है। इज इट क्लियर नाउ? बता दो गाइस, इज इट क्लियर? अब क्लियर हो गया? एंग्लो इंडियंस वाला कुरुचि हट चुका है, या यू आर करेक्ट, एंग्लो इंडियंस वाला जा चुका है। ओके, 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जा चुका है। इज इट क्लियर नाउ? नहीं, डेपुटेशन कैसे होगा? नेशनल इमरजेंसी है। नेशनल इमरजेंसी के ग्राउंड्स भी क्लियर होने चाहिए। ओके, ग्राउंड्स क्लियर होने चाहिए। वो जब हम नेशनल इमरजेंसी पढ़ा देंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगा ग्राउंड्स कैसे क्लियर होने चाहिए। टर्म बढ़ जाएगी, पर नेशनल इमरजेंसी है ना, हम लोग वॉर वगैरह की सिचुएशन में। ओके, वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा जब 352 पर पहुंचे। क्लियर है, ठीक है। याद रखना, खाली 352 में बढ़ती है। 3 टाइप की इमरजेंसी होती है, 352, 356, 360। तो खाली 352 में लोकसभा का टेन्योर बढ़ता है, याद रखना मेरी बात। ओके, अब बढ़ते हम आगे, तो सर लोकसभा तो क्लियर हो गया। सर आप बताइए, ज्यादा पावरफुल कौन है, लोकसभा या राज्यसभा? इसके 2 आंसर होते हैं। ओके, एक तो हो गया देहाती आंसर। देहाती आंसर क्या है? देहाती आंसर है सर, हमारे प्रेम्बल में लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया डू solemnly resolve to make India SCDR, है ना? ठीक है सर। तो इस हिसाब से रियल सोर्स ऑफ पावर किसके पास है? पीपल के पास। और पीपल डायरेक्टली किसको चुन के भेजते हैं? लोकसभा। तो इसलिए सर मैं कहता हूं कि लोकसभा ज्यादा पावर। ये हो गया देहाती आंसर। ठीक, इस आंसर के आपको 10 में से मिलेंगे 4 नंबर। ठीक है सर, अगर ये आंसर लिखेंगे। लेकिन अगर आप इसी आंसर के साथ एक प्रूफ लिख देते हैं तो चीजें हो जाएंगी और तो है। सर प्रूफ क्या है? प्रूफ क्या है? अब मेरे को बताओ, सबसे पावरफुल चीज दुनिया में क्या है? शाबाश, सबसे पावरफुल चीज दुनिया में क्या है? बताओ सर, सब बताओ, शाबाश। सबसे पावरफुल चीज दुनिया में क्या है? मेक लॉ। यस, मेक लॉ तो है ही। वो दोनों के पास, लोकसभा के पास भी है, राज्यसभा के पास भी। उसके बाद क्या है? उसके बाद दुनिया की सबसे पावरफुल चीज है मनी। मनी, पैसा। जिसके पास पैसे का कंट्रोल आ गया ना, वो सबसे पावरफुल। इंडिया का सारा पैसा कहां पर रहता है? जितना भी इंडिया का पैसा होता है वो रहता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। कहां रहता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में रहता है। ठीक है सर, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में रहता है। जितना भी पैसा इंडिया के पास है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में रहता है, आर्टिकल 276 के। तो ये पैसा किसका है? जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, आप लोगों का पैसा है, ये आप हम लोगों का पैसा। दिस मनी बिलोंग्स टू द पीपल। तो जब अंबेडकर साहब से इस क्वेश्चन पूछा गया कि सर ये पावरफुल कौन है सबसे ज्यादा, तो अंबेडकर ने कहा सारा पैसा कहां पर रहता है? लोगों ने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में रहता है। बोले पैसा किसका है? बोला ये पैसा लोगों का है, पीपल का है। अंबेडकर ने स्पेशल कोट बोला मनी ऑफ द पीपल, मनी ऑफ द पीपल मस्ट बी इन द कंट्रोल ऑफ, मस्ट बी in control of directly elected representatives, यानी लोकसभा के मेंबर्स, यानी लोकसभा के मेंबर्स। कहा पैसा अगर लोगों का है तो इसके ऊपर कंट्रोल किसको होना चाहिए? जिनको लोग चुन चुन के भेज रहे हैं। बोला ठीक है सर। इसीलिए अंबेडकर ने लाया आर्टिकल 114। क्या लिखा उसमें? 114 में क्या लिखा है? 114 में लिखा है नो ग्रांट्स
of funds, no grants of funds from consolidated fund of India can be made without due appropriation by the Lok Sabha, यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आप पैसा निकाल ही नहीं सकते जब तक आप लोकसभा से साइन नहीं करें। यही चीज स्टेट्स के लिए भी कहेगी। स्टेट का सारा पैसा कहां पर होता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स। तो आर्टिकल 266 कहता है कि आप स्टेट से भी पैसा नहीं निकाल सकते, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से पैसा नहीं निकाल सकते जब तक वहां की विधानसभा उसे पास नहीं करेगी, जब तक विधानसभा वहां की उसे पास नहीं करेगी। ठीक है सर, ठीक। इसीलिए यही वजह है कि मनी बिल्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। मनी बिल्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। अब चीजें क्लियर हुई आपसे जब आपसे बोला जाता था कि मनी बिल सबसे पहले इंट्रोड्यूस होती है लोकसभा में, लेकिन क्यों होती है वो कोई बता सकता था आपको? यहां पर उसका आंसर है। क्यों आंसर है? क्योंकि लोगों का पैसा है, अम्बेडकर ने कहा डायरेक्टली लोग उसे चुनेंगे। आर्टिकल 276, 114, 266 फॉर स्टेट्स। ठीक है सर, लेकिन अभी भी ना हमारा पॉइंट क्लियर नहीं हुआ सर। अभी भी हमारे पास एक दिक्कत है सर। दिक्कत क्या है सर? अगर प्रेसिडेंट वीटो मार जाए फिर क्या होगा? ओके, यहां से मनी बिल साइन होती है, फॉर द फॉर्मेलिटी से कहां भेजी जाती है? राज्यसभा में। लेकिन अगर उनको हमने बिल बनाना है, उन बिल को हमने कन्वर्ट करना है लॉ में, तो हमें कहां भेजनी पड़ती है? प्रेसिडेंट के पास। अगर प्रेसिडेंट सर वीटो मार जाए तो क्या होगा? तो गाइस आर्टिकल 111 पिक्चर में आर्टिकल 111 क्या कहता है कि प्रेसिडेंट कैन नेवर यूज वीटो ऑन द मनी बिल्स। कैन नेवर यूज वीटो पावर ऑन मनी बिल्स। कर ही नहीं सकता, उसको हां ही कहनी। इसीलिए हम कहते हैं लोकसभा इज मच पावरफुल देन द राज्यसभा, क्योंकि लोकसभा में इंट्रोड्यूस होती है मनी बिल्स, यहां पर पास होती है, राज्यसभा में से फॉर्मेलिटी से एक के लिए भेजी जाती है। ये बेचारे से एक्सेप्ट करे रिजेक्ट करे डजंट मैटर, बिल वापस आती है, प्रेसिडेंट के पास आती है। और प्रेसिडेंट बेचारा भी इसके ऊपर वीटो नहीं लगा सकता क्योंकि आर्टिकल 111 लगा। इज इट क्लियर नाउ? अब क्लियर है या नहीं है? क्लियर हो गया? आपका आंसर लिख पाओगे आप अच्छी तरह? क्लियर हो गया? अंदर से पॉइंट्स निकल गए आपके? 111, 246, 266 सब क्लियर हो गया? बताइए, अब समझ में आया कि जो मनी बिल होती है लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर क्यों? इज इट क्लियर नाउ? संदीप तक आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? दिव्या, इज इट क्लियर फॉर यू और नॉट? ओके, आपको खाली वाई टाइप करना होता है। ओके, मेरे को इंडिविजुअली नाम ना खुलवाया करो, आई डोंट लाइक इट। यू लाइक इट तो आपको थोड़ा एरोगेंट फील होगा, और मेरे को इंडिविजुअली नाम ना अपना कैरी करवाया करो। व्हेन आई से सबके शब्द क्लियर करो, यस सर या नो सर, बिकॉज आपको सिर्फ 1 सेकंड के लिए वाई टाइप करना है और मैंने 1.5 घंटे तक लगातार बोलना है। ओके, और मैं कोई आलतू फालतू बात करता नहीं क्लास में, मैं सीधे सब्जेक्ट की बात करता हूँ। इसलिए जब मैं बोलता समझ आया नहीं आया तो यस या नो टाइप कर दिया। ओके, क्लियर हो गया? डोंट लेट मी कि मैं कल करूं। अगर किसी को लगता है ना कि किसी को अगर लग रहा है ना कि ज्यादा स्पेशल है वो टाइप नहीं कर सकता, आप लोग ना रिकॉर्डेड क्लास देख लो। क्लियर होगी बात? अब यहां आ जाओ।
अब आते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा की। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा, अब जो कंसेप्ट बताने जा रहा हूं ना गाइस, श्योर शॉर्ट इसमें से आपको क्वेश्चन अगर आएगा, अब आपका ठीक है, श्योर शॉर्ट में। ओके, एंड मैंने आपसे नोट्स मांगे थे कि किसी ने अपने नोट्स भेजे, किसी ने भेजा नहीं, तो मेरे को पता नहीं अब आपने कितना लिखा है, कितना पढ़ना है, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू, बट मैं क्लास चलाऊंगा। ओके, यहां से मेरी बात। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा, हु इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा? कौन है प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा? सर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा इज द स्पीकर। स्पीकर और चेयरमैन में क्या खास बात है? सर, जो स्पीकर होता है ना, ही इज द मेंबर ऑफ लोकसभा। मतलब क्या सर, ये चुन के आया हुआ, इलेक्शन लड़ के आया हुआ, लोगों ने डायरेक्टली से चुना। अच्छा, ओके, तो दोनों स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर आर द मेंबर्स ऑफ लोकसभा, आर द मेंबर्स ऑफ लोकसभा। ठीक है सर। और ये दोनों क्या करते हैं ना, ये नॉमिनेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्पीकर एब्सेंट है, डिप्टी स्पीकर भी एब्सेंट है, फिर हाउस को कौन प्रिसाइड करेगा? कंडीशन आ जाती कई बार। तो इस दोनों ये क्या करते हैं ना, ये दोनों के दोनों ये नॉमिनेट करते हैं पैनल ऑफ स्पीकर्स। क्या नॉमिनेट करते हैं? पैनल ऑफ स्पीकर्स। ठीक है सर। सर, ये बंदे कौन होते हैं? ये मेंबर्स ऑफ लोकसभा ही होते हैं, उन्हीं में से चुने जाते हैं। ओके, इन्हें बनाया जाता है पैनल ऑफ स्पीकर्स। ठीक है सर। सर, इनकी ड्यूटी क्या होती है? ड्यूटी ये होती है कि अगर स्पीकर एब्सेंट है तो डिप्टी स्पीकर उसकी जगह ले लेगा, प्रिसाइड करेगा। अगर ये भी एब्सेंट है तो इन पैनल ऑफ स्पीकर्स में से आके कोई एक स्पीकर बन जाएगा, लेकिन हाउस चलता है। ठीक है सर, यहां तक ठीक है। अब यही कंडीशन यहां लेके आ रहे हो, कहां पर? चेयरमैन। राज्यसभा का प्रिसाइडिंग अफसर कौन है? चेयरमैन। क्या चेयरमैन राज्यसभा का मेंबर है? नहीं सर, नहीं। चेयरमैन तो एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है सर। चेयरमैन के साथ कौन होता है? अगर चेयरमैन कभी एब्सेंट है, कौन होता है? डिप्टी चेयरमैन। तो सर, क्या डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा का मेंबर है? यस, ये है। डिप्टी चेयरमैन इज द मेंबर ऑफ राज्यसभा। अगर ये भी एब्सेंट, इनकी जगह कौन बैठता है? इनमें से पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन। नाम देखना मैं क्या कह रहा हूं, पैनल ऑफ चेयरपर्सन ही मैं कह रहा हूं। पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन में से कोई एक बंदा बैठता है, पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन। यहां पे क्या था? पैनल ऑफ स्पीकर्स। प्रिसाइडिंग अफसर कौन है? स्पीकर। पैनल ऑफ स्पीकर्स, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, पैनल ऑफ स्पीकर्स। यहां पर क्या है? चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन। ये मेंबर्स ऑफ राज्यसभा होते हैं। यस सर, ये सब राज्यसभा के ही मेंबर होते हैं। ओके, अब चेयरमैन साहब एब्सेंट है, कौन आएगा? डिप्टी चेयरमैन। डिप्टी चेयरमैन भी एब्सेंट है, कौन आएगा? पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन में से एक बंदा आएगा। ध्यान से देख रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट ना दिमाग खोलने वाला है आप लोगों को, ध्यान सुनो। अब ये तो मैंने सर, आपने जो बातें की, ये तो एब्सेंट होने की बात है। हाँ जी, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। तुम क्या मैं कह रहा हूं अब, कि चेयरमैन ने दे दिया रिजाइन। चेयरमैन ने क्या कर दिया? रिजाइन दे दी। ठीक है सर। डिप्टी चेयरमैन भी क्या कर रहा है? रिजाइन दे रहा है। डिप्टी चेयरमैन भी क्या कर रहा है? रिजाइन दे रहा है। डिप्टी चेयरमैन ने भी क्या कर दिया? रिजाइन दे दिया। अब क्या हो? अब दोनों के दोनों ऑफिस हो गए वैकेंट। दोनों के दोनों ऑफिस क्या हो गए? वैकेंट। सर, अब क्या होगा? अब क्या होगा सर? अब ये होगा कि पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन कोई रोल प्ले नहीं करेंगे। ध्यान से। तो सर, होगा क्या? होगा ये कि प्रेसिडेंट साहब राज्यसभा के मेंबर्स में से किसी एक मेंबर को, प्रेसिडेंट साहब राज्यसभा के मेंबर्स में से
किसी एक मेंबर को चेयरमैन बनाएंगे, टेम्पररी क्या बनाएंगे, चेयरमैन बनाएंगे। वाइस प्रेसिडेंट नहीं बना रहे, चेयरमैन बना रहे। इस चेयरमैन को बोला जाएगा चेयरमैन प्रोटेम। क्या बोला जाएगा, चेयरमैन प्रोटेम, यानी टेम्पररी बेसिस पे। वापस से जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होगा ना, तो वो वाला बंदा ऑटोमेटिकली यहां पे चेयरमैन बन जाएगा। इज इट क्लियर नाउ और नॉट? चेयरमैन प्रोटेम का कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका या नहीं हुआ? चेयरमैन प्रोटेम समझ में आ गया? वाइस प्रेसिडेंट साहब ने रिजाइन दे दिया, वाइस प्रेसिडेंट साहब ने रिजाइन दे दिया, ठीक है सर, रिजाइन दे दिया वाइस प्रेसिडेंट साहब ने, फिर क्या होगा? डिप्टी चेयरमैन ने भी रिजाइन दे दिया, ठीक है सर। अब प्रेसिडेंट साहब नया वाइस प्रेसिडेंट नहीं बना रहे, नया वाइस प्रेसिडेंट तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चेयरमैन नहीं बने, वो खाली वाइस प्रेसिडेंट रहे। तो चेयरमैन कौन बनेगा? प्रेसिडेंट किसी भी बंदे को नॉमिनेट करेंगे राज्यसभा में से कि भाई आप कुछ दिन के लिए चेयरमैन बने, उसे बोलेंगे चेयरमैन प्रोटेम। क्या बोलते उसको? चेयरमैन प्रोटेम। ठीक है सर, इसको कॉपी पे लिख के रख रहे हैं। ये चीज है ना, ये पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन कहते हैं, यही चीजें एग्जाम में आती है, ठीक है ना, वर्डिंग इसकी देखना। अब देखें हमें, अब चलते स्पीकर के पावर की। ठीक है, स्पीकर के पावर्स क्या कहें? सर, ही इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा। क्या है वो? प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा। ठीक है, और ये मेंबर भी है लोकसभा का सर, खाली प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं है, ये मेंबर भी है लोकसभा का, यानी लोगों ने इसको खुद चुन के भेजा है। ओहो, तो इसलिए ये ज्यादा पावरफुल है। अच्छा, और इसके पावर्स क्या है कि सर ये फाइनल अथॉरिटी है जो बताता है एक बिल मनी बिल है या नहीं। ये फाइनल अथॉरिटी है, मेरी वर्डिंग सुनना, ही इज द फाइनल अथॉरिटी। फाइनल अथॉरिटी का मतलब क्या? आप चैलेंज नहीं कर सकते इसे किसी भी कोर्ट में। फाइनल अथॉरिटी, फाइनल अथॉरिटी किसके लिए? टू सर्टिफाई वेदर ए बिल इज ए मनी बिल और नॉट। अच्छा, ये पावर इसको कहां मिला हुआ है? ये मिला है आर्टिकल 110 पार्ट 3 में मिला हुआ। ठीक है, और क्या पावर्स इसके स्पीकर के? सर जो स्पीकर होता है ना, हाँ जी, ये जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट को प्रिसाइड ओवर करता है। ही प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट। जॉइंट सेशंस का किसमें दिया हुआ है कंसेप्ट? आर्टिकल 108 में दिया। और जॉइंट सेशंस को प्रिसाइड करेगा आपका स्पीकर। ये कहां पर लिखा है? ये लिखा है आर्टिकल 118 में। एक एक आर्टिकल लिखते जाओ साथ। ओके, अब अगर स्पीकर एब्सेंट है तो सर चेयरमैन साहब को बुला लें? नहीं बेटा, कैसे बुला लो? डिप्टी चेयरमैन को, डिप्टी स्पीकर बन जाए। सर अगर डिप्टी स्पीकर भी एब्सेंट है फिर चेयरमैन को बुला लें? नहीं, तुम डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को बुलाओ। चेयरमैन को तो बुलाओगे ही नहीं, तुम डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बुलाओ। सर ऐसा क्यों? सर क्योंकि चेयरमैन इलेक्टेड ही नहीं है, ही इज नॉट द मेंबर ऑफ एनी हाउस। अच्छा, क्लियर? ये हो गया इसका दूसरा पावर। तीसरा पावर ये कि जो आप आईएएस ऑफिसर्स हो ना, आप लोग, स्पीकर इज द फाइनल अथॉरिटी। सुनना मेरी बात जो मैं कह रहा हूं, स्पीकर इज द फाइनल अथॉरिटी टू whom ब्यूरोक्रेसी आंसर्स। ब्यूरोक्रेसी आंसर्स, ब्यूरोक्रेसी जिसको आंसर करती है, फाइनल अथॉरिटी आपकी स्पीकर है। फाइनल अथॉरिटी में कह रहा हूं स्पीकर। सर कैसे स्पीकर है? सर आप जब हाईएस्ट पोजीशन आप क्या पहुंचेंगे? आप सेक्रेटरी बने तो आप बैठेंगे सेक्रेटरीट में। आपके ऑफिस को क्या बोलेंगे? सेक्रेटरीट। तो हाईएस्ट सेक्रेटरीट कौन सी है? लोकसभा सेक्रेटरीट और राज्यसभा सेक्रेटरीट। इलेक्शन वाला टाइम याद करो जब मैंने इलेक्शन बताया था। यहां के सेक्रेटरी को बोलते हैं सेक्रेटरी जनरल
ऑफ लोकसभा, यहाँ वाले बोलते हैं सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा। प्रेसिडेंट की इलेक्शन याद करना, उसमें मैंने बताया वो। दिल्ली में सबसे दो बड़े गढ़ घर अगर किसी आईएएस अफसर के होते हैं ना, इन दो के होते, वास्ट विला, चाणक्यपुरी वाले साइड से जब वहां दिख जाएंगे आप। ओके, ये दोनों के दोनों एक ही पॉलिटिकल ऑफिस को आंसरेबल होते, एक ही पॉलिटिकल ऑफिस को आंसरेबल होते। सर वो ऑफिस कौन सा है? वो आंसर है ऑफिस ऑफ स्पीकर। ठीक। हाँ, अब मेरे एक और क्वेश्चन था यहाँ, आई थिंक आप में से भूल गए कि सर कहाँ में बता रहा था, ज्वाइंट सेटिंग कहाँ में बता रहा था। सर अगर डिप्टी चेयरमैन भी फॉर एग्जाम्पल मिसिंग है ज्वाइंट सेटिंग में, नहीं बता रहा था ज्वाइंट सेशन में, हाँ ज्वाइंट सेशन में मैंने बताया था डिप्टी चेयरमैन बढ़ता है। अब मेरे को बताओ कि सर अगर डिप्टी चेयरमैन भी एब्सेंट है फिर क्या होगा? फिर वो मेंबर बनेगा जिसे ज्वाइंट सेशन वाले में चुनेंगे। ज्वाइंट सेशन में जो बैठा हुआ है वो जिसको चुनेगा वही प्रिसाइडिंग अफसर बनेगा, लेकिन चेयरमैन कभी नहीं होगा। इट इज स्पीकर, डिप्टी चेयरमैन। अगर वो भी एब्सेंट है, इतनी कंडीशन होगी, तो वो बंदा बनेगा जिसे ज्वाइंट सेशन मिलकर चुनेगा। ठीक है सर। तो सर यही तभी तीन तीन चीजों के करके पावरफुल है हमारा स्पीकर का ऑफिस। नहीं बेटा, एक और चीज, क्या चीज है सर? फोर्थ पॉइंट कि वाई स्पीकर का ऑफिस इज इंपॉर्टेंट। जो चीज बोल रहा हूं ये लिखेगा, क्या चीज है सर? ऑफिस ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऑफिस ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा doesn't get dissolved। सर मतलब क्या है इसका? कि लोकसभा डिसॉल्व भी हो जाए ना, स्पीकर भी मेंबर नहीं है। याद रखना मेरी बात। फॉर एग्जांपल ये हमारे स्पीकर साहब, लोकसभा डिसॉल्व होगी तो ये कहां चले जाएंगे? ये अपने गांव चले जाएंगे, प्रचार करेंगे इलेक्शन के लिए, वोट मांगेंगे। लेकिन इनका जो ऑफिस है ना, ऑफिस ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा, इट नेवर गेट्स डिसॉल्व। सर इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि स्पीकर खुद तो डिसॉल्व हो चुके हैं, जा चुके हैं, लेकिन इनका ऑफिस फंक्शनल होगा। जो वहां ब्यूरोक्रेट्स बैठे होंगे वो अभी भी काम कर रही हैं। ओके। और जैसे ही फर्स्ट डे, मेरी बात याद रखना, जैसे ही फर्स्ट डे ऑफ न्यू लोकसभा होगा ना, तो उस दिन ये ओल्ड ऑफिस ऑफ द स्पीकर फाइनली डिसॉल्व होता है। उस दिन ये ऑफिस खत्म हो जाता है, नया ऑफिस वापस से फंक्शन करना शुरू। लेकिन ये ऑफिस कभी भी वैकेंट नहीं रहता, ये काम करता रहता है, ये कभी डिसॉल्व नहीं। स्पीकर डिसॉल्व हो जाता है लेकिन स्पीकर का ऑफिस काम करता है। ठीक है सर। अब पहले दिन क्या होता है लोकसभा के? पहले दिन ना लोकसभा के प्रेसिडेंट साहब आते हैं। कहां आते हैं? लोकसभा में आते हैं, बधाई बधाई देते हैं लोगों को। ठीक। और वो एक जितने भी मेंबर वहां पर बैठे हैं ना, उसमें से एक सीनियर मेंबर चुनते हैं। उन्हें पता होता है बेसिकली मेजोरिटी पार्टी का ही होता है कोई सीनियर मेंबर, बेसिकली जिसकी छुट्टी करनी है। ओके, जिसको मिनिस्ट्री देनी नहीं है, छुट्टी करनी है, जैसे एल के अडवाणी को बिठा दिया। ओके, मिनिस्टर उसको बनाना नहीं था तो उसको बोला प्रेसिडेंट साहब सीनियर मेंबर चुनते हैं लोकसभा में आके, जो चुन के आया हो, जिसने इलेक्शन जीती हो। तो वो क्या कहते हैं, सीनियर मेंबर वो कहते हैं कि बेटा अब ना स्पीकर प्रोटेम, क्या हुआ आज स्पीकर प्रोटेम। बोलता ठीक है सर। सर लेकिन मेरा काम क्या है? बोला पहले आप ओथ ले लो। तो स्पीकर प्रोटेम को ओथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट। ओके, लेकिन ये टेम्पररी पोस्ट नहीं है। ओके, कंडीशनल पोस्ट नहीं है, इस बेचारे को बनना ही पड़ता है। बन गया, ये स्पीकर प्रोटेम बन गया। बाद में सारे मेंबर्स की ओथ दिलाता है, सब मेंबर्स को, ऑल मेंबर्स। और नेम स्पीकर की इलेक्शंस को कंडक्ट भी करता है, कंडक्ट्स इलेक्शन ऑफ न्यू स्पीकर। फिर जब नया स्पीकर आ जाता है तो वो ये भाई साहब निकल जाते हैं, फिर नया स्पीकर बन जाता है। चेयरमैन प्रोटेम, यहां पर चेयरमैन प्रोटेम कहां गया था? यहीं के लिखा था मैंने यार, चेयरमैन प्रोटेम यहां। और स्पीकर प्रोटेम, दोनों के दोनों क्लियर हैं या नहीं?
एक कभी भी चुना जा सकता है, स्पीकर प्रोटेम, चेयरमैन प्रोटेम कभी भी चुना जा सकता है, लेकिन स्पीकर प्रोटेम खाली पहले दिन होता है। इज इट क्लियर नाउ? डिफरेंस क्लियर है दोनों के बीच में या नहीं है? क्लियर है? चेयरमैन प्रोटेम, स्पीकर प्रोटेम, डिफरेंस क्लियर आ गया? समझ में आ गया? आपको भी भूलेगा ये? आपको सेशन बता दो, कभी भूलेगा ये चीज? अब आपको स्पीकर प्रोटेम, चेयरमैन प्रोटेम, कोई भूलेगा ये चीज? आई होप कभी नहीं भूलेगा। आई होप ये आप कभी नहीं आपको भूलेगा। ठीक है, ठीक, दोनों के दोनों बिल्कुल याद है। अब हम लोग चलते हैं फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को फंक्शन करवाते हैं। अब पार्लियामेंट दिन में काम कैसे करते हैं उसको देख लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम चलते हैं लोकसभा में। ओ सर, कहां पहुंच गए हम? आगे सीधे लोकसभा। लोकसभा के अगर आप देखोगे 3 फेजेस होते हैं। क्या फेजेस होते हैं? या तो डिसॉल्व है, ठीक, पिछली वाली ने 5 साल पूरे किए तो ये क्या होगी? डिसॉल्व। डिसॉल्व के बाद इलेक्शन होंगे, ये क्या हो जाएगी? वापस से एक्टिव। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। फिर वापस से क्या हो जाएगी? डिसॉल्व। फिर नई इलेक्शन होंगे, वापस से क्या होगी? एक्टिव। तो 3 ही फेजेस इसके, डिसॉल्व, एक्टिव, डिसॉल्व। ओके, अब जब भी हमारी लोकसभा या पार्लियामेंट हमारी एक्टिव होती है ना गाइस, तो उसके 2 फेजेस होते हैं। जब भी हमारी पार्लियामेंट एक्टिव होती है ना गाइस, उसके 2 फेजेस। क्या फेजेस होते हैं? एक, या तो एक काम कर रही होती है, दैट इज इट इज व्हेन इट इज वर्किंग। वर्किंग होगी तो कहां पर होगी? न्यू दिल्ली में, है ना? दिल्ली में होंगे सबके सब। इसको हम बोलते हैं सेशन में हाउस पर। हाउस इज इन सेशन। वरना जब ये काम नहीं कर रहे, ये क्या होते हैं? ये कहां पर होते हैं? ये रिसेस में, छुट्टी में। ओके, तो या तो ये जब एक्टिव होता है, या तो हमारा पार्लियामेंट होगा सेशन में, ओके, या तो ये होगा छुट्टी में। लेकिन आर्टिकल 85 क्या कहता है? कहता है सर, जो ये 2 सेशंस का गैप है ना, मैंने कहा हाँ जी, कहते हैं 6 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। द गैप बिटवीन द 2 सेशंस, यानी जो छुट्टी है ना, रिसेस, तो 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, ओके। तो आर्टिकल 85 क्या कहता है? द रिसेस और द गैप बिटवीन द 2 सेशंस कैन नॉट बी मोर देन 6 मंथ्स। ठीक है। अब ये कौन डिसाइड करता है कि कितने सेशन होंगे साल में? ये कौन डिसाइड करता है कि एक साल में कितने सेशन होंगे? तो आप ये बात याद रखेंगे, बड़ा मोटे मोटे नर लिख के पेंट के साथ लिख के रखें। Who decides how many sessions? It is the discretion of the government. It is the discretion of the government. गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि भाई हमारे कितने सेशन हो, वही प्रेसिडेंट साहब को बोलते हैं। यूजुअली हमारे यहाँ पर इंडिया में 3 सेशन होते हैं। कौन कौन सा? बजट सेशन होता है पहले। कब से कब होता है? फरवरी से जून होता है। यूजुअली लिखा है यहाँ पे, यूजुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों यूजुअली? क्योंकि बिकॉज इट इज द डिस्क्रेशन ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट चाहे बढ़ा भी सकती है, कम भी कर सकती है। दूसरा सेक्शन हमारा मॉनसून सेशन होता है, ये जुलाई से सितंबर होता है। थर्ड इज द विंटर सेशन विच इज फ्रॉम नवंबर टू दिसंबर। मैंने इसको ऐसे याद रखा था, BMW फास्ट जाती नहीं 432 किलोमीटर पर आवर से। BMW फास्ट जाती नहीं 432 किलोमीटर पर आवर। BMW बजट मॉनसून विंटर फास्ट फरवरी जाती, जुलाई नहीं नवंबर। 432 किलोमीटर से ज्यादा। इसका टेन्योर 4 महीने, 3 महीने, 2 महीने। ओके, मैंने ऐसे याद रखा। ओके, हाउ मेनी सेशंस विल बी देयर इन द पार्लियामेंट? ओके, वो मैंने ऐसे याद। क्लियर होगी ये बात? यहां तक क्लियर है? अब आ जाते हैं यहाँ पर। अब आ गया इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बहुत ज्यादा।
बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। गाइस आज करना है या कल करना है? बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, यू वांट टू डू इट टुडे और यू वांट टू डू इट टुमारो? शाबाश शाबाश, बता दे सबके सब। आज करना है कल करना है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी? टुडे, ओके। एक कल एक टुडे। अच्छा, आगे का वोट किसका है? कल, ओके। 2:1, टुमारो 3:1। ठीक है ठीक है। तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी हम कल करते हैं, ठीक है? अब इसे कल कर लेते हैं। क्लियर? दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। ऑब्जेक्टिव निकल चुके हैं आपके। क्लियर? एंड जो चीज मैंने मांगी हुई है ग्रुप में, वो मेरे को फिक्स भेज दें आप सबके साथ। इफ यू वांट कि मैं आपको अच्छी तरह पढ़ाऊं वो चीज, ताकि मेरे को देखना है आपको डिक्टेट करना है या नहीं। ओके, हैव अ ग्रेट डे अहेड ऑफ टुडे। थैंक यू।